हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम पढ़ेंगे आज अपनी क्लास 50 डे सीरीज की क्लास नंबर 47। ठीक है। और देखिए, इससे पहले अभी हमने जो है तुरंत आपको क्लास अपलोड की है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सीडी के टॉपिक उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देखिए जरूर से जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो मैंने जो है वो मेरी सेल्फ मेड मतलब ऐसे प्रश्न मैंने अपने नोट्स से और जो है हर जगह से एनालाइज करके उसको बनाया है कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसका क्राइटेरिया हमने वो जो है पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की है, तो आप उससे जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है पढ़ते हैं अपनी कौन सी क्लास होगी हमारी। क्लास नंबर 47 50 डे सीरीज हम जो है बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों के सहयोग से। इतना और जो है इस 50 डे सीरीज से जो है आप लोगों ने जो है इतना विश्वास जताया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर देखते हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो है पहला टॉपिक है टेक्सटाइल सॉरी। और टेक्सटाइल में हम पढ़ेंगे अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, कौन सा फाइबर अपनी उच्चतम जल अवशोषण क्षमता के कारण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देखिए, हमेशा हम इस पर जो है ये प्रश्न जो है कई बार आया है, तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे। जैसे हमारा एक जो भी ऑप्शन होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिनन है, अगर यहाँ पर लिनन ना होकर ये कपास होता तो हम कपास पे करते, है ना, इस अकॉर्डिंग। लेकिन जो है सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, हम रेशों का वर्गीकरण देख लेते हैं, है ना। तो ये जो है दो प्रकार से होता है। अभी जो है देखते हैं प्राकृतिक और एक हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक में भी कितना होता है, तो प्राकृतिक में भी जैसे हो जाएगा आपका वानस्पतिक, एक हो जाएगा आपका जानतो, और एक हो जाएगा आपका खनिज। ठीक है, तो इसमें जो है और जो कृत्रिम में है, तो कृत्रिम में आ जाते हैं आपका, जैसे ये हो जाएगा आपका नायलॉन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा है जैसे कि सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है किसके लिए, जल अवशोषण के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है नायलॉन, फिर है रेयान, फिर है लिनन, फिर है ऊन। तो देखिए, इसमें से नायलॉन हमारा कैसा रेशा है, तो ये हमारा कृत्रिम जगत का रेशा है। ठीक है, बाकी रेयान हमारा सेलुलोजिक रेशा है, और लिनन और ऊन हमारा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी लिनन कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये होगा हमारा वनस्पतिक से। ठीक है, और ऊन हो जाएगा हमारा जानतो जगत से। ये सारी चीजें देखिए, इस तरह से अगर हम बिल्कुल एक एक चीजें रिवाइज करते हुए चलेंगे तो माइंड में हमारे सब चीजें रिकॉल होती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लिनन। ठीक है, लिनन जो है अपनी अवशोषण क्षमता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और एक चीज लिनन की खास, देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखना नहीं संभव है, लेकिन हम रिवाइज किए दे रहे हैं। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इस तरह से अगर आप सुनेंगे तब भी जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिनन में क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, श्रम साध्य रेशा कहते हैं। ठीक है, श्रम साध्य हो गया, प्राचीन रेशा, शीतल रेशा, है ना। और जो है और भी जो है बहुमुखी रेशा, ऐश्वर्य और वैभव का इसको प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और यह किससे प्राप्त होता है हमारा लिनन, तो यह हम कह सकते हैं किससे प्राप्त होता है, तो ये हमको फ्लॉक्स, ठीक है, यह सन से प्राप्त होता है हम कह सकते हैं। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं फ्लैक्स के जो है यह सन के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं इसको, लिनन की भूमि किसको कहा जाता है, तो लिनन की भूमि जो है मिस्र को कहा जाता है। ये ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक माना जाता है। और कहते हैं यहाँ पर जो है कि जो है पहले लोग जो मम्मी होती थी उसको इसी में लपेटते थे। ठीक है, और इसके जो है साक्ष्य भी मिले हैं, लगभग जो है 10,000 से भी अधिक समय से मिस्र में जो है मम्मी को इसी में लपेटते थे। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और देखिए, एक चीज ये है कि इसमें विशेष गोंद पाया जाता है। कौन सा गोंद होता है, तो वो होता है पेक्टिन गोंद पाया जाता है। ठीक, और सेलुलोज लगभग जो है इसमें कितना होता है, इसमें भी 60 से कह सकते हैं, लिनन में हमारा कितना होता है, तो 60 से जो है 70% तक का क्या हो जाता है, तो सेलुलोज होता है। और इसके जो है चमक भी सिल्क जैसी ही होती है, और यह लंबा रेशा होता है। और इसको जो है 10 से 12 इंच तक का इसके रेशे की लंबाई होती है। ठीक है, और व्यास कितना होता है, तो 15 से 18 माइक्रोन तक की इसका व्यास होता है। और जो है ये भी गीली अवस्था में क्या होता है, तो इसकी भी गीली अवस्था में लिनन की क्या होता है 20% तक की मजबूती बढ़ जाती है। ठीक,
तो ये सारी चीजें कुछ हो गई हमारी रेयन के बारे में। रेयान आप जानते हैं अर्धसेलुलोजिक जगत का रेशा है और ये मानव निर्मित रेशा है, पहला कृत्रिम मानव निर्मित रेशा। पहला इसको सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं, और इसको कह सकते हैं एक तरह से रेयान का तात्पर्य क्या होता है सॉरी। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चमक होती है, और जो है इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। नालान क्या है, तो नालान 20वीं शताब्दी की खोज है, ठीक है। इसको भी जो है 20वीं शताब्दी में खोजा गया। इसको भी कह सकते हैं इजी वास्ट वेयर, है ना। इस तरह से बहुत ही ज्यादा जीवन सुगम रेशा, है ना। ये सारी चीजें हम जानते हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा, किस रंगाई विधि में रंग स्थायित्व सर्वाधिक होता है ना। ऐसी कौन सी रंग विधि हम करेंगे कपड़े पर कि जिससे रंग बहुत ज्यादा क्या हो जाए, सर्वाधिक स्थायित्व, या जो है कह सकते हैं एक तरह से क्या हो, तो टिकाऊ हो जाए, ठीक है। टिकाऊ रंग हमारा हो जाए, ऐसी कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बैटिक, बैटिक का मतलब बाटिक से है, ठीक है। फिर है बी टाई एंड डाई, सी है स्क्रीन प्रिंटिंग, डी है वेट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखिए सॉरी, हमारा यहाँ जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये जो है कह सकते हैं सबसे महंगी विधि है, ठीक है। क्या है, तो सबसे महंगी विधि, और ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं जल में अघुलनशील है, ठीक है। जल में अघुलनशील है ये। और इसको हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, तो इसमें हम सल्फर डाई, है ना, नहीं सॉरी, सल्फर डाई भी अघुलनशील है। और इसमें हम क्या मिलाते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलाते हैं, तो इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके क्या करते हैं, तो इसको जो है हम उपयोगी बनाते हैं, और थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको घुलनशील बनाते हैं, जिससे क्या हो सके, तो रंग पक्का चढ़ सके और चमक हो सके, ठीक है। और जो है ये कैसे है, तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पक्की, और कह सकते हैं कि रंग स्थायित्व वाली वाली सॉरी, रंग स्थायित्व वाली जो है ये डाई है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जैव पॉलीमर फाइबर का एक उदाहरण क्या है। ए है पॉलीपोलाइन, फिर बी है कीटोसाइन फाइबर, सी है स्पेंडेक्स, डी है पॉलिस्टर, ठीक है। तो देखिए जैव पॉलीमर फाइबर का सबसे एक जो है उदाहरण क्या है। अच्छा, तो देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीटोसान फाइबर, ठीक है। और ये स्पेंडेक्स हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब हमारे क्या है, कृत्रिम रेशे हैं, है ना। पॉलीप्रोपाइलीन जो है ये भी एक तरह से कह सकते हैं, ये भी हमारा कृत्रिम कृत्रिम जगत का रेशा है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनो टेक्सटाइल का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। नैनो टेक्सटाइल, नैनो विधि जो है किसमें प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए है केवल सौंदर्य, बी है एंटीबैक्टीरियल वस्त्र, सी है केवल जलरोधी वस्त्र, डी है फैशन टेक्सटाइल। इसके बाद जो है बी है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल वस्त्र, ठीक है। जो नैनो टेक्सटाइल है इसका तात्पर्य होता है एंटीबैक्टीरियल वस्त्र, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, तो वस्त्रों पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वस्त्रों पर जो है बहुत छोटी छोटी चीजें, है ना, इतनी बारीक जो है उस पर प्रक्रिया कर दी जाती है कि जो दूर से दिखती नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, कपड़ा कह सकते हैं कि ऐसा हो जाता है कि जिसमें कोई भी मतलब कि एक प्रकार से कीड़ा फफूंद ये सारी चीजें नहीं लगती हैं, और जो है दूर से पता भी नहीं चलता, और अनेक प्रकार की सजावटी वस्त्र और अन्य चीजें जिसमें जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीज जान लेते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा, कौन सा फाइबर सर्वाधिक इलास्टिसिटी रखता है। ए है पॉलिस्टर, बी है स्पेंडेक्स, सी है नायलॉन, डी है रेयान। देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्या है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है, क्योंकि जो है इसमें जो है कह सकते हैं तन्यता बल, ठीक है। तन्यता बल बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, और ये बहुत ज्यादा खिंचाव, इससे जो है कैसे वस्त्र बनते हैं, तो इससे एक प्रकार से कहते हैं अंडर गारमेंट्स वगैरह, लायरा नायरा ऐसी जो है, जो ये सारी लैगी वैगी है, वो सारे जो है इसी कपड़े से बनते हैं, है ना। और स्पोर्ट्स के जितने भी वस्त्र हो गए वो भी जो है स्पेंडेक्स से बनाए बनते हैं, अन्य चीजों से भी है, लेकिन स्पेंडेक्स हमारा इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है।
फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से है। होम मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। देखते हैं ऑप्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक है 1980, ए बी है 1986, सी है 1992, डी है 2005। ठीक है, यानी कि 2005। तो देखिए ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक तरह से कह सकते हैं। तो ये कब लागू हुआ, तो जो है करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1986। और देखिए विश्व में एक तरह से कह सकते हैं, तो यह हमारा ये जो उपभोक्ता दिवस है, तो ये विश्व में कब लागू हुआ, तो विश्व में जो है 15 मार्च 1962 में ये हमारा है उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम विश्व उपभोक्ता, ठीक है, दिवस। और जो ये हमारा क्वेश्चन था 1986, तो ये कब होता है, तो ये हमारा भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस। ठीक है, ये हमारा भारत में है। तो ये कब लागू हुआ, 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को। ठीक, ये दोनों चीजें आप याद रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आ रहा है ऑप्शन तो हम उसी तरह से आंसर देंगे। अगर यहाँ पर 1986 आप सोचिए ना होता, इसकी जगह पर अगर होता 1962, तो हम यहाँ पर लगाते। ठीक है, तो दोनों ही विश्व उपभोक्ता दिवस है, लेकिन ये आपका ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, 15 मार्च। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें उन्होंने 15 मार्च 1962 को विश्व उपभोक्ता दिवस लागू किया। इसमें क्या था, तो देखिए अनेक प्रकार की चीजें थी, जैसे सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर बाद में जो ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना, 4 अन्य अधिकार बाद में इसमें जोड़े गए। वो कौन से हैं, तो छत पूर्ति का अधिकार, बुनियादी अधिकार, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीजों के। फिर भारत में जो है कब ये जो है उपभोक्ता संरक्षण दिवस लागू किया गया, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, है ना। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हो गए, जैसे उपभोक्ता हो गया, संगठन, जागरूकता, उपभोक्ता का चुनाव, सक्रिय होना, आवाज उठाना, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे। और अनेक से सारी जो है अनेक सी चीजें इसमें जुड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है स्टार मार्क कर लीजिए या इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार के बजट नियोजन में कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है। ए है 50-30-20 विधि, बी है शून्य आधारित बजट, सी है लीन बजटिंग, डी है पर्पस ड्रिवन बजट। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शून्य आधारित बजट, है ना। जो शून्य आधारित बजट है, ये बजट नियोजन में सबसे ज्यादा प्रभावी विधि होती है। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन तरीका शहरी परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो शहरी परिवार है उनके लिए हम जो अपशिष्ट प्रबंधन है, तो कैसा होगा, सबसे उपयुक्त माना जाएगा। ऑप्शन ए है कंपोस्टिंग, बी है इंसिनरेशन, सी है बायोडाइजेशन, डी है लैंडफिल। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग में क्या है, देखिए शहरी जो है परिवार है, तो उनके लिए ये होगा, क्योंकि वहां पर देखिए बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है, इतना खुला वातावरण भी नहीं होता कि जो है कूड़ा करकट एक जगह पर बहुत दूर फेंका जाए। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर देखिए बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, नाली वगैरह और सब सब समस्याएं होती हैं। तो अगर उसी चीज को हम बेहतर ढंग से क्या करें, प्रस्तुत करें और कंपोस्टिंग में लगा दें, तो ये जो है सबसे बेस्ट आइडिया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कंपोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है ना। व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्राथमिकता निर्धारण, बी है मल्टीटास्किंग, सी है डेली प्लानिंग, ठीक है, फिर है हमारा ऑप्शन अनुशासन। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्राथमिकता निर्धारण। ठीक है, प्राथमिकता निर्धारण में देखिए क्या है, गोल्डन रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसमें हमारा नियम यही होना चाहिए कि हम पहले प्राथमिकता को निर्धारित कर लेंगे, फिर अन्य चीजें करेंगे। पहले प्राथमिकता जो निर्धारण होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये चीजें जब हम करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा, जो हम जो है टाइम मैनेजमेंट करेंगे।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5S मेथड गृह प्रबंधन में किसके लिए उपयोग किया जाता है। ए है गृह सौंदर्य, बी है सफाई और व्यवस्था, सी है ऊर्जा संरक्षण, डी है परिवार बजट। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी सफाई और व्यवस्था। ठीक है, जो 5S मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, सबके लिए किसके लिए उपयोग करते हैं, तो ये सफाई और व्यवस्था के लिए हम उपयोग करते हैं। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट से हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से आधारित है। ठीक है, या संबंधित है कह सकते हैं, जो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए है हमारा स्किनर, बी है हमारा वाइगोस्की, ठीक है, फिर देखिए सी है पियाजे, डी है फ्राइड। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या है, तो ये जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित है, या इस कह सकते हैं इसकी थ्योरी इन्होंने दी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो ZPD। ठीक है, ZPD के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इसको जो है क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की ने और क्या दिया है, तो इस तरह से नाम इसका रख सकते हैं। इनका सिद्धांत का क्या नाम हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है। ओके, और देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक विकास के लिए खेल को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, किसने, वाइगोत्स्की ने, ये याद रखिएगा। और इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण पर होता है। और बालक के सामाजिक विकास में इन्होंने क्या ज्यादा चीज मानी है, तो इन्होंने माना है भाषा व चिंतन। ठीक है, भाषा व चिंतन को अत्यंत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये क्या है, तो इसको भी समझते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं बड़ों के सहयोग एवं निर्देशन से बड़ों में क्या होना चाहिए, कार्य करना, किसी के सहयोग एवं स्वयं कार्य करने की योग्यता के जो है बीच का, जो बड़े लोग सहयोग करते हैं और बच्चे के जो बीच का कार्य करने की जो है दक्षता होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ZPD। और एक चीज यहाँ से याद आ रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये भी चीज। तो आइए देख लेते हैं क्या है, वो है हमारी स्केप फोल्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसके फोल्डिंग, इसका मतलब होता है ढांचा। ठीक, ढांचा। और ये क्या है, तो बालकों के अधिगम के लिए हम क्या करते हैं, जो बाहरी जब बच्चों को हम जब सीखते हैं या सॉरी सिखाते हैं या वो सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थायी या मतलब कि पूरे समय के लिए नहीं, क्योंकि फिर इस तरह से तो बच्चे का डेवलप रुक जाएगा। लेकिन हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और क्या करते हैं, उसमें एक ढांचे की तरह कार्य करते हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे से अपना उसमें कार्य करने की ओर बढ़ने लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे वो चीज हटा लेते हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्योरी के अंतर्गत आ रही हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के। आई होप आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IQ मापन का प्रारंभिक सूत्र किसने दिया। ऑप्शन ए है स्टीफन गार्डनर, बी है स्टैनफोर्ड बिनेट, सी है कोहलबर्ग, डी है वाटसन। वाटसन एक जो है व्यवहारवादी थे, कोहलबर्ग ने क्या दिया, तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ हमारा गार्डनर क्या थे, तो ये बहुबुद्धि के सिद्धांतवादी थे। ठीक है, किसके, तो बहुबुद्धि सिद्धांतवादी थे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वो होने वाला ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बिनेट। ठीक है, बिने भी कहते हैं, बिने इस तरह से आप समझ लीजिएगा, इन्होंने ही IQ जो है मापने का सूत्र दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, सूत्र क्या है ना, वास्तविक आयु बटे जो है मानसिक आयु गुणे 100, इस तरह से करके निकालते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ए है वाइगोत्स्की, बी है बंडूरा, है ना, ऐसे यहाँ लिखा हुआ ऐसे भी होता है बंडूरा। ठीक है, फिर है स्किनर, डी है कोहलबर्ग। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बंडूरा। ठीक है, वाइगोत्स्की किसके, तो सामाजिक सांस्कृतिक अभी हमने बताया। स्किनर क्या है, तो स्किनर का क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत। कोहलबर्ग का क्या है, तो यहाँ पर कोहलबर्ग का है नैतिक विकास। ओके, और वाइगोत्स्की का क्या है, तो सामाजिक और क्या है, सांस्कृतिक। ये सारी चीजें याद रखेंगे, सांस्कृतिक है।
तो बच रहा है यहाँ बंडूरा, इस तरह से। तो सारे सिद्धांत आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों में रचनात्मकता के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए है अनुशासन, बी है प्रेरणा, फिर है, एक मिनट सॉरी, फिर है हमारा डी है दंड, सी है दंड, डी है शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेरणा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था कितने वर्ष की होती है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पियाजे ने जो है, आप जानते ही हैं पियाजे ने क्या किया है। तो पियाजे ने हमारे क्या बताए हैं, जो सॉरी एक तरह से कह सकते हैं कि जो चरण बताए हैं, ठीक है। जीन पियाजे ने जो है जो संज्ञानात्मक विकास की इनकी, ठीक है, इनकी क्या है, तो इनकी जो है संज्ञानात्मक थ्योरी या संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है विकास का, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, संवेदी मोटर अवस्था, ठीक है। संवेदी मोटर अवस्था का तात्पर्य होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो सेंसरी मोटर, ठीक है। संवेदी मोटर को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, या जो है एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, संवेदनक पूर्वक संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। तो ये कब से कब तक, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ठीक है। ये इसकी क्या स्टेज हो गई, तो जो है हमारी 0 से 2 वर्ष, ओके। और इसी में देखिए हमारी अगली अवस्था क्या है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक की, जिसको हम कह सकते हैं जो है एक तरह से ये मूर्त संक्रियात्मक है, कंक्रीट डेवलपमेंट, कंक्रीट ऑपरेशनल जो है स्टेज है, और एक होती है अमूर्त, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो मूर्त है वो है 7 से 11, ठीक है। ये जो 7 से 11 दिया हुआ है ये क्या है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं मूर्त, ठीक है। और जो यहाँ पर 11 से 15 वर्ष दिया हुआ है ये, तो ये 11 से 15 जो है, तो ये हमारा हो जाएगा अमूर्त, ठीक है। ये मूर्त औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था, ये अमूर्त। और उसके अलावा देखिए एक और हमारी जो है छूट रही इसमें, तो जो संवेदी मोटर बताया गया ये 0 से 2 वर्ष हो जाएगा, और रह गई बात एक 2 से 7 वर्ष, ये है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 4 चरण बताए हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा अगला टॉपिक, क्या होगा अगला टॉपिक, एक मिनट। तो हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। तो इसको भी देख लेते हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, ठीक है, किसने दी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी किसने दी? ऑप्शन देखते हैं, ए है रोजर्स, बी है स्किनर, सी है फ्रायड, डी है पियाजे। तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी किसने दी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए रोजर्स, ठीक है, कार्ल रोजर्स, ठीक है। ये जो है इनकी क्या थी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ए है केवल ज्ञान देना, बी है व्यवहार परिवर्तन, सी है केवल मनोरंजन, डी है सांस्कृतिक विकास। केवल को तो हम पहले ही काट दे रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो है मूल उद्देश्य क्या है, देखिए आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विकास तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य होगा व्यवहार में परिवर्तन। आपने देखा होगा है ना कि जो प्रसार शिक्षा है उसका क्या सिद्धांत कि करके सीखना, हम करके सीखेंगे, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, किस प्रकार से उनको नई चीजों से जोड़ेंगे और पुराने जो रीति रिवाज है उनसे दूर करेंगे और अपना जीवन स्तर सुधारने के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिसिपेट लर्निंग, ओके। पार्टिसिपेट लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉरी मुख्य घटक क्या है? तो भाई देखते हैं क्या मुख्य घटक है। ए है टेक्नोलॉजी, बी है जन सहभागिता, सी है पाठ्यक्रम, डी है पुस्तकालय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेट लर्निंग का मतलब ही क्या है, सहभागिता, है ना, एक दूसरे से जुड़ना या पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जन सहभागिता, यानी कि सब लोगों, जितने भी लोग हैं सबकी सहभागिता से जो कार्य सिद्धांत होगा वही हमारा जो है आपकी जो है
आपकी शिक्षा में भी आएगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में। तो यही हमारा जन सहभागिता करेक्ट आंसर होगा। अगला ये देखते हैं क्या है, नीड बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, किस शिक्षा प्रणाली का आधार है? नीड बेस्ड एजुकेशन, ए है पारंपरिक शिक्षा, ओके, फिर है बी व्यवसायिक शिक्षा, सी है समावेशी शिक्षा, डी है ओपन लर्निंग। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किससे संबंधित है? ए है प्रशिक्षण, बी है शिक्षा, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इन दोनों से ही, ठीक है, प्रशिक्षण से और शिक्षा से, दोनों से ही संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दोनों। चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, पोषण विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस एंड हेल्थ साइंस। ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इससे जो है हम करते हैं प्रश्न, बहुत ही सरल, मतलब बिल्कुल सरल चीज़ें रिवाइज करना। 50 डे सीरीज का मतलब ही क्या है, इसमें तो हमने कुछ चीज़ें नई नई नहीं जोड़ी हैं, रिवाइज करना है हमको। 35 क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे, उनके टॉपिक को उठाना है और आपको रिवीजन करना है। शुरुआत मैंने इसकी इसी बेस से की थी कि आपको यही करना है, वो 35 क्वेश्चन लेने हैं और उसके बाद आपको उनको रिवीजन करना है, वो टॉपिक अपने नोट्स में ढूंढना है, उनको पढ़ना है, यही करना था। उस उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था। चलिए ऑप्शन ए, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक है? ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन है सॉरी कि कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनने में? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन के, सी है विटामिन डी, फिर जो है डी है विटामिन ई। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के। ठीक है, ये के क्या है? तो इसी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, या फिर इसकी कमी ही जो है रक्त का थक्का बनने की जिम्मेदार होती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मरासमस रोग किस कारण होता है? तो मरासमस रोग किस कारण होता है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वसा की कमी, ठीक है, बी है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सी है आयरन की कमी, डी है विटामिन सी की कमी। देखिए सी की कमी से क्या होता है, तो सी की कमी से स्कर्वी रोग, आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया, ओके, आयरन की कमी से एनीमिया, वसा की कमी से क्या होता है, तो फाइनोडर्मा होता है, ठीक है, फाइनोडर्मा रोग होता है। ये क्या करता है, हमारी इसमें त्वचा स्किन एक तरह से खिंची खिंची सी हो जाती है और सिकुड़न टाइप की होती है, क्योंकि देखिए हमारी कुछ जो है जल में सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल विटामिन से, तो कुछ जो है वसा में सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है। जैसे कि आपका क्या है, तो बी और सी, ठीक है, ये आपके जल में या कह सकते हैं पानी में, ये आपके करते हैं पानी में, बाकी जो है ए डी ई के सब हमारे क्या है, तो वसा में सोल्यूबल विटामिन है। तो इसलिए वसा हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं, अगर वसा नहीं लेंगे तो उसमें हमारे विटामिन घुलेंगे नहीं, तो हमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। देखिए प्रश्न पे आते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर तो ये होने वाला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, है ना, पी ई, यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ एम, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके, इसी से जो है हमारी क्या होते हैं, मरासमस रोग होती है, इसी की कमी से। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन डी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन जो है B12, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा विटामिन B12। ये क्या करता है, तो डीएनए के निर्माण में सहायक है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीएमआर, ठीक है, बेटल मेटाबॉलिज्म रेट, ये मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बेटल मेटाबॉलिज्म रेट है, इसको मापने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं उद्देश्य मुख्य। ए है ऊर्जा व्यय निर्धारण, बी है वजन बढ़ाने के लिए, सी है भूख बढ़ाने के लिए, डी है पोषण संतुलन के लिए। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऊर्जा व्यय निर्धारण, ठीक है,
ऊर्जा व्यय निर्धारण जो है बीएमआर मापने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरटेंशन का प्रमुख कारण क्या है। देखिए हमने कई बार बताया हाइपर, हाइपर का मतलब हो गया उच्च, ठीक है, और अगर आ जाए हाइपो तो यहां पे आ जाती है कमी। ओके, ये याद रखिएगा। तो सोडियम अधिक सेवन, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की अधिकता, फिर है फाइबर की कमी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए सोडियम अधिक सेवन। ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, इससे क्या हो सकता है, तो आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सोडियम अधिक सेवन, हाइपरटेंशन का प्रमुख कारण क्या है, सोडियम अधिक सेवन, है ना। अगर इसकी कमी अगर लग रही है, अगर आपको थायराइड ग्रंथ से जो है निकलने वाला थायरक्सिन हार्मोन होता है, तो अगर सोडियम यहाँ पर अगर कभी कभी कम होता है आयोडीन, तो वहां पर भी समस्या आ जाती है। तो वहां पर क्या होता है, तो जो जो थायरक्सिन हार्मोन है वो नहीं निकलता, जिससे थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला, तो वो जो है डिसबैलेंस होने लगता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया मुख्य कारण हाइपरटेंशन का, तो सोडियम अधिक सेवन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगली जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है अधिवृक्क, डी है थायराइड। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी यकृत। ठीक है, ये एक मिनट सॉरी, ये यकृत हो जाएगा हमारा। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यकृत। ये जो है क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और एक चीज आप याद रखिए कि इसमें क्या होता है, तो जो ये यकृत है, यहीं पर जो है हमारी ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, सॉरी, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है। ए है मायोग्लोबिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है एल्बुमिन, डी है फाइब्रोनोजिन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के जो है प्रोटीन द्वारा, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आइए जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्यों में सिनैप्स किसका कार्य करता है। ए है नाड़ी संकेतों का संचार, बी है रक्त संचार, सी है हार्मोन का स्राव, डी है कोशिका विभाजन। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाड़ी संकेतों का संचार। मनुष्यों में सिनैप्स का अर्थ क्या होता है, सिनैप्स का तात्पर्य नाड़ी संकेतों का संचार। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ए है इंसुलिन, बी है एड्रेनालिन, इसके बाद फिर है हमारा ऑप्शन थायरॉक्सिन, डी है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा एड्रेनालिन। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, कौन सा हार्मोन, ये जो है फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन सा, तो एड्रेनालिन। ओके, फिर जो है चलिए हम देखते हैं कि ये जो है क्या करती है। तो ये एड्रेनालिन जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि ए सॉरी, तो ये जो ग्रंथि है इसी को क्या कहते हैं, तो यही हमारी जो है एक तरह से कह सकते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क इसको कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगली जो है, बाकी आप थायरॉक्सिन जाते हैं, इससे हार्मोन निकलता है, और इसी की जो है इसी की कमी से क्या हो जाता है, तो हमें आयोडीन की जो कमी होती है उसी से घेंघा रोग हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट सॉरी, मस्तिष्क में स्मृति से संबंधित भाग, सॉरी मुख्य भाग कौन सा है।
मस्तिष्क में स्मृति से संबंधित मुख्य भाग कौन सा है? ए है हाइपोथैलेमस, बी है हिप्पोकैम्पस, सी है सेरेबेलम, डी है थैलेमस। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क के स्मृति में सब जो है संबंधित मुख्य भाग है। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या सॉरी अगला टॉपिक है हमारा हेल्थ साइंस। ओके, हेल्थ साइंस से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। है WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है लंदन, डी है वाशिंगटन। ठीक है, WHO आप जान लीजिए स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी, एक मिनट, ये स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी डेट और भी बहुत सारी है, लेकिन ये करेक्ट है, जो है आप देखने को मिलेगा। देखिए 2021 TGT में प्रश्न आया था, लेकिन वहां 2048 सॉरी 1948 ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि था क्या 1945। तो 45 में क्या था, सॉरी 46, इसमें जो है क्या था, इसके प्रपोजल दिया गया था, और जो है स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन और वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। तो ये इसका मुख्यालय हमारा कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा हमारा मुख्यालय? जिनेवा में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सॉरी, कि HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स सबसे पहले किस वर्ष पहचाना गया या किस वर्ष जाना गया? तो जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1976, फिर है 1981, फिर है 1990, इसके बाद जो है 2000। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1981। ठीक है, ये HIV एड्स जो है, ये जो है उसी में पहचाना गया। कब? एक मिनट, तो ये हमारा पहचाना गया था 1981 में। और ये क्या है? तो वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है, HIV एड्स किससे फैलने वाला? वायरस, एक तरह से वायरस डिजीज है कह सकते हैं, यानी कि विषाणु जनित रोग। ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए और एक चीज है, यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए आप लोग जरा। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है भैया, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है डेंगू, सी है चिकनगुनिया, डी है फाइलेरिया। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफ्लीज से मलेरिया हो जाता है। ठीक, मादा डेंगू किससे होता है? तो ये भी देख लेते हैं कि डेंगू के लिए भी जो है चिकन, इसी में भी क्या कहते हैं, चिकनगुनिया, अल्फा वायरस मादा एडीज मच्छर से। ठीक है, किससे? तो मादा एडीज मच्छर से काटने पर होता है। ठीक है, चिकनगुनिया ये अल्फा वायरस मादा एडीज, इसकी भी लिए जान लेते हैं कि अल्फा वायरस मादा एडीज के लिए है। ठीक है, तो ये जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा टीका पोलियो के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पोलियो के लिए कौन सा जो है टीका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है BCG, फिर है ऑप्शन OPV, फिर सी है MMR, फिर है DPT। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी OPV। ठीक है, ये क्या है? तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पोलियो होने वाला है, पोलियो उसी का जो है टीका है, एक तरह से कह सकते हैं पोलियो की वैक्सीन का नाम है क्या? OPV। ओके, और ये क्या है? तो एक तरह से कह सकते हैं जो पोलियो है, तो ये कैसा जो है रोग है? तो ये हमारा कह सकते हैं पोलियो हमारा वायरस से। ठीक है, ये किससे? वायरस। ठीक है, वायरस या कह सकते हैं जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? एंटीवायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो OPV है ये पोलियो है, इसमें जो है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र को, एंटीवायरस क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को एक तरह से कह सकते हैं प्रभावित करता है। और जो है एक चीज और है, इसी को क्या कहते हैं? प्रभावित करता है। और जो है इसी में कौन सी स्थिति बनती है? तो इसी में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लकवा भी एक तरह से हो सकता है, और ये विषाणु जनित रोग है,
ये सारी चीजें जान लीजिए। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न भी है और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं। है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिसुक्सेशन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसुक्सेशन यानी कि CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसुक्सेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए क्या है। तो ये फर्स्ट एड में होता है ना, प्राथमिक चिकित्सा में हम इसका प्रयोग करते हैं, इस मेथड का प्राथमिक चिकित्सा में, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है रक्त संचार को तेज करना, दिल की धड़कन को पुनः चालू करना, फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ाना, ब्लड शुगर नियंत्रित करना। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, दिल की धड़कन को पुनः चालू करना, ठीक है। इसमें जैसे कि कोई चीज होती है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति डूब गया है या कोई ज्यादा सा खतरनाक सा एक्सीडेंट टाइप में ऐसा है, कटा पिटा नहीं, तो उसे क्या करते हैं, लिटाने के बाद उसके ऊपर पुश करते हैं ना, हृदय पर पुश करते हैं। तो वही क्या है, तो वही हमारा CPR है ना, कार्डियोपल्मोनरी और रिसुक्सेशन ये करता है। और इससे क्या होता है, दबाव देने पर व्यक्ति की जो है एक तरह से कह सकते हैं पुनः धड़कन चालू हो जाती है। अचानक से सडनली कोई चीज हो गई हो, धड़कन रुक गई हो, तो ये जो है पुनः चालू कर सकता है। और ये जो है जैसे दिल का दौरा पड़ना हो गया, नदी या तालाब वाला में डूब रहा है कोई, या अचानक बेहोशी, ऐसी चीजें जो कंडीशन आती है उसमें ये मेथड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ है, ओके। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जो है 4000 सब्सक्राइबर्स, आप लोग जो है इतना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। एक चीज और है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि 50 डेज सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम जो है अन्य और क्या चीज जो है स्टार्ट करें, ठीक है। वरना तो हम अपने आप से करेंगे ही, लेकिन अगर कोई सजेशन देगा कि आपको क्या पढ़ना है, और उसके अलावा होम मैनेजमेंट के हम टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, और इसके बाद न्यूट्रिशन की करेंगे, तो उसी में जो है हम प्रसार शिक्षा या आरडीए कह सकते हैं, और भी अनेक सी चीजें हैं जिसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी आज की थी क्लास, और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से अपना पेपर की तैयारी करिए, और जो है ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मेहनत के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। देखिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको कंटेंट प्रोवाइड है, आपके पास बुक्स है, आपके पास नोट्स है, लेकिन मेरा मानना तो यही है एक तरह से कि सेल्फ स्टडी आप करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसको पढ़िए। और बाकी उसके अलावा मार्गदर्शन या गाइडेंस तो ज़रूरी है ही है। तो इस तरह से चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।